मेरा कहना यह है कि अब मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आंकलन है कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, किसी के भी पक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल पर राज करेगी। तो बंगाल इतना जरूरी भाजपा के लिए क्यों है जी? यह संघ लंबे समय से काम कर रहा है सरकार बनाने के लिए जी। और इन्होंने अपने एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता खोए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्याएं हुई हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। देखिए, इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है आयुष, और वो संदेश दिया है कि अब इस देश में वामपंथ की विदाई हो गई। पहले ये कैलकाटा से भगे थे, मतलब हटाए गए थे, आज कोई नाम लेवा नहीं बचा है, और अब अंतिम इनका जो गढ़ था केरल में वो भी इनके हाथ से निकल गया। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। देश भर के अलग अलग 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा था, जो कल जाकर खत्म हुआ। बंगाल में कल दूसरे चरण पर वोटिंग हुई और इस बार बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। लगभग दोनों चरणों का एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 90% से अधिक मतदान जो है बंगाल में हुए हैं। और उसके बाद कल जब मतदान खत्म हुए तो अलग अलग जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उनके जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। आज हम सबकी खबर के माध्यम से उन्हीं एग्जिट पोल का एक एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबकी खबर चैनल के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आयुष जी। तो सर, एग्जिट पोल आने के बाद जो खासतौर पर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और खासतौर पर जो पूरे देश की नज़र जिस पर थी बंगाल, और बंगाल का जो एग्जिट पोल आया है चौंकाने वाला है बेहद। क्या कहेंगे आप इस पर? आयुष, 2021 याद है आपको? जी सर, बिल्कुल याद है। 2021 में भी ऐसे ही पोल आए थे जी, और वो एग्जिट पोल बन के रह गए थे। कितनी बड़ी पोल थी उसमें, आपने देखा था जी। और मैंने तो एग्जिट पोल करने वाले जो एजेंसी के मुखिया हैं उन्हें ऑन स्क्रीन रोते हुए देखा था, फूट फूट के, कि मेरी तो गड़बड़ हो गई, मेरा सब क्या हो रहा है, ये सब अंदाजा है जी। मेरा अपना निष्कर्ष ये है कि पश्चिम बंगाल को समझना दिल्ली में बैठ के नहीं समझा जा सकता जी। जितनी दिल्ली में एजेंसियां बैठी हैं वो पश्चिम बंगाल को नहीं समझ सकती, उसके मिजाज को नहीं समझ सकती। और पिछली बार का मेरा 2021 का ये मतलब बिल्कुल कहना चाहिए, मैं इस बात के नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिन एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में बैठ के, कोलकाता में बैठ के सर्वे किए वो सच के नज़दीक थे, और जिन्होंने दिल्ली में बैठ के किए वो दूरदर्शी बन के रह गए, दूर से ही देख रहे थे वो। तो मुझे लगता है एक दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 कि 2021 में जिस तरह से ये लोग फूट फूट के रोए हैं, मुझे लगता है कि 2026 में भी उनका वही हाल ना हो। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल एग्जिट पोल आना शुरू हो गए थे 5:30-6 बजे, तब तक दूसरे चरण के मतदान पूरा नहीं हो पाया था जी, चल रहे थे कहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी वोट डल रहा है और आप एग्जिट पोल निकाल के ले आए? ऐसा कौन सा इनके पास में मेथड है? क्या ऐसे इनके पास में टेक्नोलॉजी है जिससे उन्होंने निकाल लिया? मुझे ऐसा लगता है कि इनका पूरा जो कैलकुलेशन था वो पहले चरण के उस पर था, दूसरे चरण पे अब जाके यदि वो करेंगे, आज करेंगे और साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि आज उनके नतीजों में कल की अपेक्षा अंतर आया था, एक पक्ष। दूसरा पक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश गोदी मीडिया के जरिए देना था दे दिया। हम तो सरकार बना रहे हैं, मतलब अब यदि मान लीजिए उनकी सरकार नहीं बनती बीजेपी की, तो वो एक ही बात कहेंगे जो ममता बनर्जी कह रही है लगातार कि आपने चुनाव आयोग को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी यदि हार गई तो कि ममता बनर्जी के गुंडों ने वोट नहीं डालने दिए। लेकिन सर, इस बार केंद्रीय जो रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ 2 लाख से ज़्यादा लगे थे। यूपी के बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आला, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी बंगाल में, तो शांतिपूर्ण से कहीं कहीं चुनाव तो हुए हैं। नहीं, शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि 92.7%, आप 90% करें, 92.7% वोटिंग, क्या समझ रहे हो आप इसको? क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी लोकप्रियता थी कि लोग अपने जहाँ जॉब कर रहे छोड़ के वोट डालने के लिए आए थे? सर, मेरा दूसरा प्रश्न यही था कि जो 10% 10 से 12% जो वोटिंग शेयर बढ़ा है, ये किसकी तरफ जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है
कि इस पे दोनों में बटेगा। जी भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत नहीं की ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत की है उनने भी, और उन्होंने भी ममता बनर्जी की पूरी, क्योंकि क्या होता है कि आप 3 बार से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। तो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, ऐसा तो है नहीं है कि आप टोटल। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया है इस बार, सरकार की उपलब्धियों को पीछे रखा है उन्होंने। कहीं पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार की उपलब्धियों पे वोट नहीं मांगा, उनने बांग्ला स्वाभिमान के नाम पर वोट मांगा। बांग्ला स्वाभिमान, बाहर के लोग बंगाल में नहीं घुसना चाहिए। इस बात पे यदि उनकी उपलब्धियां होती तो वो उपलब्धियों के नाम पे वोट मांगती, उपलब्धि तो उनके हाथ में कुछ थी नहीं जी। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, जो पिछले सवाल में छूट गई है, मेरा कहना यह है कि अब मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आंकलन है कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, किसी के भी पक्ष में हो, जी भारतीय जनता पार्टी बंगाल पर राज करेगी। अच्छा। क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, काम करने की स्टाइल को बहुत नजदीक से देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को जी 18 महीने में आपने सरकार गिरा दी, बिल्कुल विधायक आपके खेमे में, बिल्कुल। एन कैन प्रकरण, ईडी भेजे, सीबीआई भेजे, कुछ भी भेजने ही पड़े सारे विधायकों को। मुझे लगता है कि या तो बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा, यदि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता, 10, 20, 25, 50 विधायक भी कम हैं, या तो 100 से ऊपर विधायकों का अंतर हो, 25-50 विधायक भी होंगे। आयुष आप नोट कर लेना, जी। भारतीय जनता पार्टी हर विधायक की कीमत लगाएगी। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में कि गधे भी घोड़ों के भाव बिके थे यहाँ। बिल्कुल। मतलब बोलना नहीं चाहिए, राजनीति में जो गिरावट आ चुकी है। अभी एक राजस्थान के मैं नेता का सुन रहा था जो बीजेपी में लंबे समय तक रहे हैं, उन्होंने कहा जिन विधायकों की कीमत 10 करोड़ रुपए नहीं होना चाहिए, वो 50-50 करोड़ रुपए खरीद लिए बीजेपी ने। तो ये नई तरह की राजनीति है, और 50 करोड़ देख के किसका मन नहीं डगमगाएगा। तब जब ईडी से भी आप बच रहे हो, सीबीआई से भी बच रहे हो, आपको बढ़िया सा भगवा का दुपट्टा भी मिल रहा है, और आप बड़े पाक साहब, बड़े प्रतिष्ठित भी बन रहे हो, और पैसा आपके पास आ रहा है। तो मुझे लगता है यदि ममता बनर्जी को बहुमत मिल भी गया तब भी सरकार बीजेपी बनाएगी, चाहे बेशक 6 महीने बाद बनाए। काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप तो अल्प प्रवास पर बंगाल गए भी थे। वो तो मेरे को एक फ्लाइट पकड़नी थी। वहां जाकर क्या जमीनी हकीकत क्या थी? दरअसल मैं क्या तो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है लोकल लेवल पे? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं बेशक वहाँ गया था, मैं केवल फ्लाइट पकड़ ली थी, मुझे तो दिल्ली होते भोपाल आना था। तो मैंने हावड़ा ब्रिज से जाते समय ट्रेन से उतरा तो मैंने कुलियों से बात कर ली, मैंने टैक्सी वाले से बात कर ली, तो एक सैंपल टाइप था। तो ज़्यादातर लोग ममता बनर्जी के पक्ष में मुझे दिखाई दिए थे वहाँ। लेकिन मैंने पूरे चुनाव को जो देखा गौर से, ममता बनर्जी, उनके नेताओं ने पूरे इलेक्शन में कहीं भी इस बात का प्रचार नहीं किया कि हमारी ये उपलब्धियां, इस आधार पर हमें वोट दे दो आप। कहीं नहीं किया उनने सिर्फ बंगला स्वाभिमान, भारी लोग घुसाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी हो रही है, चुनाव आयोग भी गया है, SIR के जरिए आपके नाम काटे जा रहे हैं, बांग्लादेशियों को, मतलब इस तरह का पूरा चुनाव चला गया था। अब बड़ा दुर्भाग्य ये भारत का, हमारे देश का, कि अब जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं जी, वो कभी ये नहीं कहते कि हमने ये किया है, हमें विकास के नाम पे वोट दे दो। विकास छूट गया, कहीं बहुत लंबी दूरी पर छोड़ गया आ गए हम विकास को। आप रोजगार के नाम पे वोट मांगे क्या ममता बनर्जी ने, कि हमने रोजगार दिया, इंडस्ट्री खोली है हमने? उनने वोट मांगे क्या कि ना पे SIR करा दिया, 27 लाख वोट काट दिए गए हैं। आप यदि वोट नहीं डालोगे तो अगली बार आपका नाम नहीं रहेगा, आपकी नागरिकता नहीं रहेगी, आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यही चुनावी मुद्दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे ये थे कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक, जो ममता बनर्जी जो जातिवाद कर रही हैं, मुसलमानों को गले लगा रही हैं, वहाँ हिंसा का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो लगता है राम राज्य आ जाएगा। दोनों पार्टियों ने विकास की कोई बात नहीं की जी। कोई बात नहीं की विकास की। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा लग रहा था कि उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, उनके स्टार प्रचारक थे ईडी के अधिकारी, उनके स्टार प्रचारक थे CISF के बड़े बड़े अधिकारी, उनके स्टार प्रचारक थे हमारे चुनाव आयुक्त महोदय। तो ये सब चीज़ें हमने नई तरह का एक चुनाव माहौल देखा है बांग्लादेश में। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि देश एक अलग तरह के माहौल में पहुँच गया है।
अलग तरह की वाइब्रेशन आ रही है देश के अंदर। हम देश के युवाओं को क्या दे रहे हैं, बड़ा चिंताजनक विषय है। इसमें कोई चिंतन करने को तैयार नहीं हो रहा है। हम जातिवाद पे ले जाते हैं, हिंदू मुस्लिमात पे ले जाते हैं। हम कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश के युवाओं के हाथों को काम कब मिलेगा। बांग्लादेश के करोड़ों लोग जो बेचारे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार कब मिलेगा। इस चुनाव में मुद्दा ही नहीं बना ये बात, और ये बहुत दुख का विषय है। सर, इसमें गलती किसकी देखती हैं आप? राजनीतिक पार्टियों की गलती है कि जनता की गलती है? जनता नहीं समझ पाती मुद्दे? देखिए, जो केंद्र में सत्ता में रहता है उसकी लाइन खिंचती है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर नेतृत्व उनके हाथ में। तो ये निश्चित तौर पे यदि आप कहना चाहिए हाथ पैरों से लड़ाई लड़ोगे। पहले क्या पत्थरों से लड़ाई लड़ी जाती थी, तो पत्थर दोनों थे, है ना। हाथ पैरों से लड़ोगे, चाकू से लड़ोगे, बंदूक। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को जिस मुकाम पे ले गई है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी उसी तरह की भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को उन्होंने भी अपनाया। उन्होंने भी कोई विकास की बात नहीं की। इस पूरे चुनाव में कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को रोकना है, बाहरी लोगों को रोकना है, बांग्लादेशियों को रोकना है, तो हमको लेके आओ, नहीं तो ये कुछ दिन बाद पूरा पश्चिम बंगाल एक तरह से ये मान के चलिए मुस्लिम हो जाएगा, इस्लामिक हो जाएगा। इस तरह की डर दिखाने के बाद, और उसी डर के उसमें काउंटर पे ममता बनर्जी ने दिखाया कि भाई एक बंगला स्वाभिमान का मामला आ गया है, हमें बंगला के स्वाभिमान की रक्षा करनी है। तो चुनाव अलग तरह की मूड पे लड़ा गया इस बार। और मैं फिर से कहूँगा, हर सवाल के जवाब में एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकरण खरीदना हो, बेच कुछ भी करना हो, इस बार अपना मुख्यमंत्री बांग्लादेश में बिठाएगी, चाहे कुछ हो, चाहे 6 महीने बाद बिठाना पड़े, सत्ता बीजेपी के हाथ में आएगी। बंगाल क्यों भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिल्कुल जमखम के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाएं की, लोगों के बीच पहुंचे, तो बंगाल इतना ज़रूरी भाजपा के लिए क्यों है? देखिए, बंगाल और केरल जी, जहाँ संघ लंबे समय से काम कर रहा है सरकार बनाने के लिए, और इन्होंने अपने एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता खोए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्याएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केरल में भी लगभग यही माहौल रहा। तो अब केरल में बेशक वामपंथ खत्म हुआ, पहले वामपंथ से लड़ रहे थे। देखिए, इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है आयुष, और वो संदेश दिया है कि अब इस देश में वामपंथ की विदाई हो गई। पहले ये कैलकाटा से भगे थे, मतलब हटाए गए थे, आज कोई नाम लेवा नहीं बचा है। और अब अंतिम इनका जो गढ़ था केरल में, वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो अब आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने नेक्स्ट स्लाइड खत्म करने की 31 मार्च की डेट दी थी। 31 मार्च तक या तो आप सरेंडर करिए या मारे जाओगे। वो भी वामपंथ थे, नेक्स्ट स्लाइड थे, और दोनों सरकारें भी देखिए उनके साथ ही विदा हो गई। एक और मुझे लगता है कि हमारा देश अमित शाह का आभारी रहना चाहिए। मैं उनका कोई व्यक्तिगत प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन जिस जिद के साथ, जुनून के साथ अमित शाह जी ने जंगल खाली करा दिए नक्सलाइटों से, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने नक्सलवादियों को ख़त्म किया और देश की जनता ने वामपंथ को ख़त्म कर दिया। तो कैलकाटा, आपने एक सवाल पूछा बीजेपी के लिए अहम क्यों है। बीजेपी ने कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ पर, उनके कार्यकर्ताओं की कुर्बानियाँ हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। और जो भी राजनीतिक दल रहता है उसका टारगेट रहता है कि हमें विस्तारवादी नीति अपनानी है। आज हमारे पास यदि 2 राज्य हैं तो 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही थी, और आप सोचिए इस भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में खाता नहीं खुलता था जी, कभी 2 से ज़्यादा विधायक नहीं बनते थे। आज वो सरकार बनाने के सपना देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनका राजनीतिक सफ़र है जिसे वो मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। आपने आरएसएस की बात की, संगठन की बात की। जैसे पिछली बार जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर वायरल होते, एक साइकिल पे आदमी आया और मतलब एक प्रतीकात्मक एक फ़ोटो दिखा दी आरएसएस वालों की कि आरएसएस संगठन ने बैक हैंड पे पूरा मोर्चा संभाला और चुनाव जितवा के चुपचाप चला गया। तो पश्चिम बंगाल में आरएसएस की क्या भूमिका है, संगठन की क्या भूमिका है, ज़मीनी लेवल पर कैसे भाजपा के उसमें वोट मतलब जनता को कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक अपनी स्टाइल में काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना नेटवर्क अब काफ़ी फैला लिया है, बड़े बेल्ट में वो लोग फैल चुके हैं, और ये लोग सीधा दिमाग पे वार करते हैं। ये आपके दिल और दिमाग पे उतरते हैं।
तो निश्चित तौर पे वहाँ संघ का काम पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। और यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई तो आप देखना संघ कितनी कितनी तेज़ी से वहाँ फैलेगा, क्योंकि उनके जो अनुशांसिक संगठन हैं, चाहे वो मजदूर संघ हो, किसान संघ हो, आरोग्य भारती हो, ये तमाम सारे, चाहे वो आश्रम वनवासी आश्रम हो, वहाँ इनका जब विस्तार होगा तो आप देखना फिर लंबे समय तक वहाँ से इन लोगों को खदेड़ना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों को कोई हिला भी नहीं पाएगा। एक बार यदि बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई और 2-4 साल चल गई, उसके बाद देखना संघ का कितना जड़ें गहरी होंगी, उसकी कल्पना अभी नहीं कर सकते आप। जैसे मध्य प्रदेश उनकी प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश में संघ और बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये, इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना मध्य प्रदेश का, ये पूरे देश के लिए प्रयोगशाला है। गुजरात दूसरी प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश पहली प्रयोगशाला है, क्योंकि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल, देश के बड़े मूर्धन्य बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी यहीं से राज्यसभा सदस्य रहे, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश का है। तो जैसे मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा गढ़ है, मुझे लगता है कि अब ये भारत का एक जो सीमावर्ती राज्य है बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कई मायनों में है जी। बंगाल में महिलाओं का अगर वोट देखें तो किस तरफ आप मानते हैं, किस तरफ गया होगा? बंगाल में ऐसे कोई फ्रीबीज महिला, जैसे अपने यहाँ महिला योजना कौन सी चलती है वो वाली, लाडली बहना योजना की बात करें, लाडली बहना योजना, तो बंगाल में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बंगाल में वो विकास पे या आपके प्रगति पर, आपको रोजगार पर कोई बात ही नहीं हुई है, पूरे इलेक्शन में नहीं हुई है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, मैं आपको बताऊँ वहाँ डराया गया है, हिंदुओं को डराया गया है मुसलमानों से, और मुसलमान आ जाएंगे, अब मन ममता आ गई तो पूरा मुस्लिम हो जाएगा, ये देश ही इस्लामिक हो जाएगा पूरा। तो ये जो डर बिठाया गया है, तो जो एक खाई है, निश्चित तौर पे वो महिलाओं के दिल और दिमाग में भी बैठा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी, और यदि सत्ता में वो किसी कारण से नहीं आ पाए तो कुछ दिनों बाद वो विधायकों को आपके पाले में करके करेंगे। मैं तो साफ कहना, इसमें 100% खरीदेंगे, क्योंकि ये एक नई तरह की राजनीति देश में बीजेपी ने खड़ी कर दी है कि या तो हमें वोट से दे दो, नहीं तो हम नोट से ले लेंगे। उनके पास दोनों हैं, वोट दो या फिर नोट लो, बस। तो आप क्या मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन सा फूल खिलेगा, कमल खिलेगा या फिर जो टीएमसी का चुनाव चिन्ह है घास का फूल? मैंने बताया कि अभी कहना मुश्किल है। मैं तो वहाँ जब गया था और मैंने अंदाज लगाया था कि वहाँ ममता बनर्जी का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दिया था। हो सकता है मेरे देखने का नज़रिया गलत हो, लेकिन मुझे जो, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आया था, इतनी कम समय में पता लगाना मुश्किल है। और यहाँ बैठ के, भोपाल में बैठ के पश्चिम बंगाल को समझना, हम कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं है कि हम यहाँ बैठ के, और हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है ऐसी जिससे हम पूरा कैलकुलेशन, जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ जो करोड़ों खर्च कर रही हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं कि हम अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल बहुमत चाहे 2 सीट का हो पर ममता बनर्जी को मिलना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10, 20, 25, 50 विधायक पाला बदलेंगे, और वही कहते हैं ना, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, वो सारे डायलॉग आपको सुनने मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। जी। 2028 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस समय हम भोपाल मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो बंगाल का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो मध्य प्रदेश से कैसे कनेक्ट रहेगा? आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, यहाँ क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी नतीजों के बाद? मुझे लगता है देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जहाँ पहुँचनी थी पहुँच गई है, चरम पर पहुँच गई है। और मध्य प्रदेश तो खैर उनका गढ़ है, और यहाँ भी उनके पास एक ही स्टाइल है, वोट दो या नोट लो। यहाँ कर चुके हैं, ये तो प्रयोग। आप मुझे बताइए, पूरे देश भर में सरकार गिराने का काम उनने कहाँ से शुरू किया? एमपी से तो किया, तो आप इसको प्रयोगशाला नहीं मानेंगे? कमलनाथ की सरकार कैसे गिराई थी इनने? तो एक प्रयोग यहाँ किया, उस प्रयोग को उन्होंने अन्य राज्यों में लागू करना शुरू कर दिया। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी एक नई तरह की भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ मतलब कह रहे हैं ना, एक बड़ी वॉशिंग मशीन भी है ये, इधर से डालो उधर से निकल जाए। जिस अशोक गोयल के यहाँ छापा पड़ता है और कुछ दिन 2, 4, 5 दिन बाद ही वो बीजेपी का राज्यसभा सदस्य बन जाता है, तो बहुत अलग तरह का माहौल है इस समय देश में। हम, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हम अपने सीमाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, हम रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे,
टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर जी। रहे। जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो कुरान की बात तो हम कर रहे हैं, पर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं क्या हम? कहना और करने में अंतर है। क्या वाकई लग रहा है आपको? हम कुरान लगातार कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान कुरान कुरान, कंप्यूटर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नतीजे तो 4 मई को ही साफ होंगे कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।